मेहनत की आग में तपना पड़ता है, तब जाकर सोना बनता है। मेहनत की आग में तपना पड़ता है, तब जाकर सोना बनता है। जो रुकते नहीं मुश्किलों के सामने, वही तो असली सिकंदर बनता है। वही तो असली सिकंदर बनता है। नमस्कार साथियों, मैं वरुण पार्शर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उत्कर्ष क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक जानकारी दी थी। ग्रुप डी का एक नोटिस आया था जिसमें खुशखबरी थी बच्चों के लिए कि 22,000 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी और साथ में ब्रैकेट में यह भी लिखा हुआ था अप्रोक्स यानी कि अप्रोक्सीमेटली, यानी कि ये वैकेंसीज आपको आने वाले समय में बढ़ते हुए भी देखने को मिलेंगी। 2025 में ऑलमोस्ट रेलवे ने अपनी सारी वैकेंसीज निकाल दी थी, एएलपी निकाल दी थी, एनटीपीसी निकाल दी थी। बस एक ग्रुप डी का वैकेंसी का वेट हो रहा था। जो आपकी पुरानी वाली ग्रुप डी है उसका ऑलरेडी पेपर्स जो है वो आपके हो ही रहे हैं। 10 फरवरी तक शायद लास्ट डेट है, तब तक आपकी ग्रुप डी के एग्जाम्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसके बाद ये नोटिस जब आया 22,000 वैकेंसी का अप्रोक्सीमेटली का, तो फिर चर्चा शुरू हो गई कि जल्दी ही आपको इसकी वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा इवेंट रहने वाला है, इसमें क्या खास है, इसमें ग्रुप डी से संबंधित मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूं कि उसमें क्या क्या पेपर पैटर्न रहता है। सिलेबस का आज हम एक बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करेंगे, जिससे आपको क्या है एक आइडिया लगा रहे कि हमको किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत सारी जगह शिफ्ट में बच्चों की ये बातें आ रही हैं कि सर हमें तो जीके जीएस में 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप करंट अफेयर ही पढ़ेंगे। आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इस सबको आप छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ग्रुप डी की वैकेंसी का कैंडिडेट्स, स्टूडेंट सबसे ज्यादा वेट करते हैं और इसीलिए आपको इसमें सबसे ज्यादा फॉर्म देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा आपको इसमें कंपटीशन देखने को मिलता है। और अगर आप एक नंबर भी पीछे हो गए तो ये तय रखना कि दो लोगों के बीच में जब एक नंबर का फासला होगा तो 30-40 हजार स्टूडेंट वैसे ही बाहर हो जाएंगे। इतना ज्यादा आपको गला काट प्रतियोगिता इसमें देखने को मिलती है। तो हम समय को खराब ना करते हुए मैं आपको आज सारी जानकारी दे देता हूं यहाँ पे ग्रुप डी से संबंधित। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक खुशखबरी है, अखबार में भी इसके बारे में चर्चा की गई है और इसमें बताया गया है कि जनवरी के तीसरे हफ्ते में आपको विज्ञापन जारी होते हुए देखने को मिल जाएगा। लेवल 1 यानी कि जिसको ग्रुप डी कहा जाता है, इसमें 22,000 पदों पर भर्ती होगी। और मैं फिर से बोल रहा हूं, ये आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलना, क्योंकि जल्दी ही ये भी कंफर्म हो जाएगा कि इसमें वैकेंसी आपको हो सकता है कुछ ज्यादा ही देखने को मिले। मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं इसमें क्या चीजें लिखी हैं, फिर मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि रेलवे के लेवल 1 पद, जिसे ग्रुप डी कहा जाता है, विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। करीबन इसमें लिखा हुआ है कि 22,000 के आसपास आपको क्या है यहां पर वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, साथ में आपकी इसमें यह भी चीज लिखी गई है कि इसी लेवल पर 32,000 के आसपास क्या है विज्ञापन आपका 2025 में आया था। देखो एक चीज रेलवे ने अच्छी कर दी। रेलवे पहले बच्चे जो है 5-5 साल तक वेट कर रहे थे, ओवर एज हो जा रहे थे बहुत सारे बच्चे, इसलिए रेलवे ने बोला हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे, भले ही कम निकालेंगे पर वैकेंसी जरूर आएगी। और यही रेलवे ने एक बहुत अच्छा काम किया है। बार बार एएलपी के पेपर हो रहे हैं, टेक्नीशियन का भी एग्जाम हो रहा है, जूनियर इंजीनियर के पेपर हुए हैं, ग्रुप डी का भी अब नई वैकेंसी आ ही रही है, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में इसमें जो अगर मैं बताना चाहूं कि 2024 में आखिरी वैकेंसी आई थी, जिसका 2025 में उसका नोटिफिकेशन आ गया था, और इस बार भी 2025 की ये भर्ती 2026 के तीसरे हफ्ते में निकालने की तैयारी चल रही है। ठीक है, उम्र आपकी जो रहती है वो 18 से 36 साल की रहती है और उम्मीद है कि इस बार भी आपकी उम्र जो रहेगी वो 18 से 36 के बीच में रहेगी। अब बात करते हैं ग्रुप डी की जो अपकमिंग वैकेंसी है। पेपर का पैटर्न क्या रहता है, मोर और लेस यही रहेगा। ऐसा हम उम्मीद कम कर रहे हैं कि इसको चेंज तो नहीं करने वाले हैं, ऐसे हमें उम्मीद है पूरी। जिसमें आपको जीएस के क्या है करीबन 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैथ्स जो है उसके आपको कितने 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के आपको क्या है 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के आपको क्या है 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। यानी कि इसमें साइंस का एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी जगह पे आप साइंस को क्या देखते हो, जीके जीएस में ही इंक्लूड कर देते हैं, पर यहां पे एक साइंस का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा। बिल्कुल अलग से आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सब एक एक नंबर के हैं, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स।
तो कुल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का पेपर होगा, और जिसको आपको क्या है करीबन 1.5 घंटा दिया जाएगा आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और ये हम मान के चल रहे हैं कि इस बार भी आपका क्या रहेगा, मोर और लेस पेपर का पैटर्न और सिलेबस भी आपका यही रहना चाहिए। तो एक बार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम बहुत डीप एनालिसिस करेंगे इस बार सिलेबस का, जिससे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि जब हम तैयारी करें तो हमको कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस लेके जाना है। सबसे पहले मैं जीके जीएस की बात करूंगा। अगर मैं प्राचीन इतिहास की बात करूं, सिंधु घाटी सभ्यता प्रश्न देखने को मिलते हैं। वैदिक सभ्यता, 16 महाजनपद, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, 3 संगम जो हुए थे उन पर से डायरेक्ट प्रश्न बन जाते हैं। संगम कब हुए थे, किसके शासनकाल में हुए थे, अध्यक्ष कौन थे, वो सब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। आपके कौन कौन से राजदूत आए थे प्राचीन इतिहास में, और कौन कौन से इतिहासकारों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, वो आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। मध्यकालीन इतिहास की बात करूं, भारत पर तुर्क आक्रमण, दिल्ली सल्तनत कुछ ज्यादा ही डिमांडिंग टॉपिक रहता है ये पेपर में। मुगल साम्राज्य, चर्चाओं का विषय है कि मुगल्स को हटाया जाएगा, पर अभी जो है वो आपकी एनसीईआरटी में से रिमूव करने की बात हुई है। उम्मीद है कि क्वेश्चन आ जाए। इसके अलावा हैदराबाद, अवध, मैसूर, बंगाल, बंगाल के नवाब, मैसूर में आपसे ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम कह सकते हैं कि इन पे इतना ज्यादा आप फोकस ना रखें, पर ये जो 3 मैंने आपको बताए हैं, प्लस मराठा साम्राज्य, दक्षिण भारत जिसमें आपका चोल वगैरह साम्राज्य आ जाएगा, और मध्यकालीन इतिहास की भी आपको क्या है इंपॉर्टेंट बुक्स देखने को मिलेगी। ठीक है, इस वाले मतलब ये शुरुआती इतिहास है इनका। नवाब वगैरह तो आधुनिक इतिहास में आएंगे, चाहे अवध हो, हैदराबाद हो या मैसूर हो, इनका शुरुआती इतिहास दिया है, तो ये नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पर आप इन बाकियों पर तो फोकस रखेंगे। आधुनिक इतिहास, ये आप जानते हैं कि आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी में से प्रश्न आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे फ्रांसीसी आए, पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज आए, तो उनमें से अंग्रेजी आगे क्यों बढ़े। ठीक है, शुरुआती जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, अंग्रेजों ने कैसे मैसूर पे कब्जा किया, अंग्रेजों ने कैसे मराठाओं को पराजित किया, वो सब इसमें आ जाएगा। 1857 का विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राष्ट्रीय आंदोलन जो कि आपका पहला वाला 1885 जब कांग्रेस वगैरह बनी थी, और 1919 तक जाएगा, जिसमें गांधी जी के कुछ शुरुआती आंदोलन भी, चंपारण, अहमदाबाद आंदोलन, ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका राष्ट्रीय आंदोलन 1919 से 39 तक, जिसमें आपका असहयोग आंदोलन आ जाएगा, काकोरी की ट्रेन डकैती आ जाएगी। इसके अलावा सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, गांधी जी का डांडी मार्च हो गया, साइमन आयोग हो गया, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। फिर आपका 1939 से लेकर जब तक हमारा देश आजाद नहीं हो गया वो आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि मैं अगर सरल भाषा में आपको बताऊं तो राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से लेकर आपका कहां तक, 1947 तक जाएगा। वायसरॉय और गवर्नर बहुत हॉट टॉपिक रहता है, प्रश्न बनते ही हैं। किस वायसरॉय के टाइम पे क्या हुआ, ट्रेन किस वायसरॉय के शासनकाल में, गवर्नर जनरल के शासनकाल में चली थी, सती प्रथा किस गवर्नर जनरल के टाइम पे खत्म हुआ, कांग्रेस जब बनी थी तब वायसरॉय कौन हुआ करता था, जलियांवाला बाग के टाइम पे वायसरॉय कौन था, साइमन आयोग के टाइम पे वायसरॉय कौन था। तो ये डायरेक्ट आपके प्रश्न इसमें बनते हैं। प्रेस और पब्लिकेशन, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से किसने कौन सा अखबार प्रकाशित किया, उनकी पुस्तकें आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछ ली जाती है। ठीक है, जनजातीय आंदोलन जो है, दलित आंदोलन, ये सब आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ज्योग्राफी की बात करें, लोकेशंस, ठीक है, भारत का विभाजन जो है किस किस चीज में, पर्वत कहां पर है, पठार कहां पर है। इसके अलावा आपकी नदियां, आपसे बिल्कुल सहायक नदी पूछी जा सकती हैं। आपसे डैम, ये आपसे पूछे जाएंगे। बांध, कौन से राज्य में आपका कहां पर बांध है। आपसे तालाब पूछे जा सकते हैं, किस राज्य में कौन सी झील आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आर्द्र भूमि, जिसको वेटलैंड्स कहते हैं, झरने वगैरह, इसमें से आपके क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलते हैं। ठीक है, मेजर इंडियन रिवर्स, इसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क बहुत आते हैं पेपर में। ये निम्नलिखित में से ये वाला राष्ट्रीय उद्यान आपको किस राज्य में मिलेगा, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। माउंटेन्स आपसे पूछे जाएंगे, हिमालय, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली काफी चर्चा में है, तो हम कह सकते हैं कि शायद अरावली पे से भी प्रश्न देखने को मिले। इसके अलावा विंध्य की पहाड़ी। सेंसस कहने को क्या है, ये जनगणना इकोनॉमिक्स में भी आ जाता है, ज्योग्राफी में भी इंक्लूड करके पढ़ सकते हो। जनगणना आप जानते ही हो, 2011 से लेके आज तक
2011 में आखिरी जनगणना हुई थी, पर प्रश्न जो है उसमें आज तक आपसे पेपर पूछे जा रहे हैं, 2026 तक भी। ये मान के चलो जब तक आखिरी नेक्स्ट जनगणना नहीं हो जाएगी तब तक आपके प्रश्न उसमें से बनते रहेंगे। जंगलों पे से, मिट्टी पे से प्रश्न आएंगे। फिर पॉलिटी की बात करें तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायालय, लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत, इसके अलावा पॉलिटिकल डायमेंशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होती हैं, जैसे आपका सीएजे हो गए, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी हो गए, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, चुनाव आयोग हो गया, पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया, अनुसूचित जाति आयोग हो गए। इसके अलावा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो आपकी वैधानिक संस्था है, जैसे आपका सतर्कता आयोग हो गया, इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया। इसके अलावा आपका इसमें मैं फंडामेंटल राइट भी लिखना चाहूंगा, डीपीएसपी, इस पे से प्रश्न बनते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज पे से प्रश्न बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिटीजनशिप, नागरिकता पे से प्रश्न बन सकते हैं। फिर आपका संविधान का संशोधन होता है, उन पे से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे से आपके डायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलते हैं। अर्थव्यवस्था की बात करें, राष्ट्रीय आय, इसके अलावा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, पेमेंट एंड इनकम, मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को मापने के कौन कौन से मेथड होते हैं, उन पे से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। आरबीआई बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक रहता है, प्रश्न बनते ही है। इसके अलावा मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब आरबीआई की जो मौद्रिक नीति होती है उस पे से प्रश्न, सीआरआर क्या होता है, एसएलआर क्या होता है, बैंक रेट क्या होता है, ये सब आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। मनी एंड फंक्शन, बजट पे से प्रश्न आते हैं। गवर्नमेंट ने कौन कौन सी नीतियां चलाई हैं वो आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमिक प्लानिंग पूछी जाएगी। इसके अलावा इसमें अगर मैं बात करूं, पंचवर्षीय योजना जो होती है, ठीक है, हालांकि समाप्त हो चुकी है, 2014 के बाद से हम देख रहे हैं पंचवर्षीय योजना का कोई खास रोल नहीं, पर प्रश्न उसमें अभी भी आ रहे हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कहां से कहां तक चली थी, उसमें आपको क्वेश्चंस अभी भी देखने को मिल रहे हैं। करंट अफेयर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी एक बार मैं आप लोगों को पूरा आइडिया दे देता हूं। करंट अफेयर, अगर आप पिछले एक साल का करंट अफेयर पढ़ के जाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। संस्कृति पे से प्रश्न आएंगे, कहां कहां पे कौन से अवार्ड दिए हैं, बिजनेस एंड इकोनॉमी, किताबें पूछी जाएंगी। कमिटीज, कोई अगर समिति बनी है, राष्ट्रीय स्तर के करंट अफेयर, कोई अगर व्यक्ति चर्चा में रहा है, कोई जगह चर्चा में रही, रक्षा से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा कौन से महीने का कौन से दिन को कौन सा दिवस मनाते हैं, सरकार की नीतियां आ जाएंगी वर्तमान वाली, खेल से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा आपसे ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि कौन से देश की क्या आपकी राजधानी है, किस देश की आपको क्या मुद्रा देखने को मिल जाएगी, कौन कौन से व्यक्ति किस पे नियुक्ति हुए हैं, किसने त्यागपत्र दिया है। रेलवे के करंट अफेयर्स थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि रेलवे का पेपर देने जा रहे हो तो उस पर आप ज्यादा अपना फोकस रखेंगे, ठीक है। जैसे अभी सुनने में आया है कि वंदे भारत का सबसे पहला स्लीपर वाली जो वंदे भारत है वो आपकी कलकत्ता से शायद शुरू होने वाली है और जाएगी कहां तक, आपकी गुवाहाटी तक जाएगी, ऐसा चर्चा में आया है। इसके अलावा साइंस बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग से बिल्कुल एक आपको इसमें टॉपिक देखने को मिलेगा साइंस का। फिजिक्स की बात करें तो मोशन, इसके अलावा कार्य और शक्ति, बल, आप जानते हैं कौन सी इकाई है, ये आपसे पूछा जाता है। आपको लाइट पे से, इसके अलावा तापमान पे से, डेंसिटी जो हो गई घनत्व, उस पे से प्रश्न देखने को मिलेंगे। कौन सी इंस्ट्रूमेंट से क्या चीज मापी जाती है ये भी आप जानते ही होंगे, बहुत डायरेक्ट प्रश्न आते हैं इसमें से। इसके अलावा विद्युत पे से प्रश्न देखने को मिलेंगे। केमिस्ट्री की बात करें तो अणु, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, आपने देखा होगा इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, भौतिक, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, ये वाले प्रश्न। केमिकल रिएक्शंस, इसके अलावा मैटर, इसके अलावा सारणी पे से प्रश्न देखने को मिलेंगे। धातु प्लस कार्बन और उसके कंपाउंड, हाइड्रोकार्बन्स, कंपाउंड और मिक्सचर, इसके अलावा अम्ल, क्षार और ये सॉल्ट वगैरह, इनमें से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। खाना सोडा को क्या बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, रासायनिक नाम, इसके अलावा जो धोने वाला पाउडर है, ये सब बहुत नॉर्मल से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कोई बहुत कठिन पेपर का लेवल नहीं होगा, आप सभी लोग जानते हैं ग्रुप डी के पेपर का लेवल प्रीटी नॉर्मल होता है, तो अपने ऊपर ज्यादा प्रेशर मत डालना। बायोलॉजी में आपको सेल पे से प्रश्न देखने को मिलेंगे, सेल डिवीजन, फिर आपसे एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यू, बॉटनी में प्लांट किंगडम, प्लांट एनाटॉमी, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से आपको पौधों में टिश्यूज देखने को मिलेंगे। ह्यूमन बॉडी में आप जानते हैं कि वो जो सारे सिस्टम होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। दिल का सिस्टम जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, पाचन क्रिया,
डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, हड्डियों वाला आपको टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, स्केलेटन सिस्टम। तो वो जो सारे सिस्टम होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनमें से तो आपको देखने को प्रश्न मिलते ही हैं। आपका एंडोक्राइन सिस्टम, कौन से आपके ऑर्गन से कौन सा हार्मोन निकलता है, ये सब आप पे फोकस रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीमारियों वाला, उस पे से भी प्रश्न बनेंगे। प्लस एक टॉपिक में और यहाँ लिखना चाहूंगा अलग से, विटामिन जो होता है उनमें से अच्छे खासे आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करें पर्यावरण की। कुछ ज्यादा ही चर्चा होने लगी है पर्यावरण की आखिरी के 7-8 साल से, इसलिए प्रश्न भी आपको बहुत ज्यादा पर्यावरण से भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, ये तो मुझे लगता है कि अब हर एग्जाम का पार्ट बन गया है। इसके अलावा आप कैसे पर्यावरण को बचा सकते हैं, जंगलों को कैसे बचा सकते हैं। फिर अदर से एक टॉपिक्स करें तो इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, किसके द्वारा क्या किस चीज की खोज की गई। मैथ्स का सिलेबस जो है मोर और लेस वही होगा। सिंप्लीफिकेशन, इसमें आप कह सकते हो इसके वर्गमूल हो गया, घनमूल, प्रतिशत, फ्रैक्शन, डेसिमल, बॉड मास, अप्रॉक्स वैल्यू। डाटा इंटरप्रिटेशन, आपको टेबल्स, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, इस पे से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। एलजेब्रा की बात करें तो आइडेंटिटी, लीनियर इक्वेशन, इसके अलावा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, यूनिट डिजिट, प्रतिशत, ये आप जानते हैं कि इसमें से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नंबर सिस्टम, इसमें एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। ये मैथ्स का सिलेबस तो आप ज्यादातर जानते हैं कि मैक्सिमम एग्जाम्स में आपका एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे होता है। सीजीएल का लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, ग्रुप डी की तरफ आप आओगे तो उसका लेवल बहुत इजी देखने को मिलेगा। इसके अलावा औसत पे से प्रश्न, इसके अलावा अनुपात पे से, मिक्सचर, मेंसुरेशन पे से आपको क्या है, ट्राइंगल पे, रोम्बस, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कोन, सिलेंडर, क्यूब, इन पे से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर, ये सब। टाइम एंड वर्क की अगर बात की जाए, इस पे से प्रश्न आएंगे। चाल और दूरी, इस पे से प्रश्न। इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लाभ और हानि, प्लस नंबर सीरीज पे से प्रश्न देखने को मिलेंगे। ज्योमेट्री पे से भी आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्लस ट्रिग्नोमेट्री से भी आपको प्रश्न देखने को यहां पे मिल सकते हैं। फिर अगर मैं बात करूं रीजनिंग की भी, इसका सिलेबस भी ज्यादातर वैसा ही है जो आप विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करते वक्त वो जो टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे वही इसी में है। जैसे एनालॉगी हो गया, सीरीज हो गई नंबर वाली या अल्फाबेट वाली, कोडिंग और डिकोडिंग, पजल्स पे से प्रश्न आते हैं। डायरेक्शन, कि राम अपने घर से निकला, 5 किलोमीटर सीधे चला, फिर सीधे हाथ पे मुड़ गया, या फिर आपसे क्या है, उत्तर की तरफ मुड़ गया, दक्षिण की तरफ मुड़ गया, पूरब की तरफ, पश्चिम की तरफ। इसके अलावा ब्लड रिलेशंस, इस पे से प्रश्न आते हैं। अल्फाबेट और वर्ड टेस्ट, वेन डायग्राम, नंबर मिसिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग पे से प्रश्न देखने को मिलेंगे, प्लस क्लासिफिकेशन पे से प्रश्न। वर्बल रीजनिंग भी आपसे क्या है यहां पे बिल्कुल पूछी जा सकती है। ठीक है, चलिए, तो ये तो आपका क्या हो गया, मैंने आपको सारे सिलेबस बता दिए। इसमें जीके जीएस पे, इसके अलावा साइंस पे, ये हम अगर इसको कंपेयर करते हुए यहां पे चले तो आपको यहां पे क्या देखने को मिलेगा कि साइंस और जीएस जो है, अगर आप दोनों को जोड़ लोगे, क्योंकि बहुत जगह साइंस को जीके जीएस का ही पार्ट माना जाता है, तो करीबन 50% पेपर जो है वो इन दो सब्जेक्टों से ही बन जाएगा। क्योंकि जीएस 25 नंबर की, इसके अलावा करंट अफेयर्स 20 नंबर की, तो 100 में से 45 आपको 50% जीके जीएस, बाकी जो मैथ्स और रीजनिंग का होता है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे, मैंने आपको एक एक टॉपिक बहुत ज्यादा यहाँ पे डीप स्टडी करके बता दिया है कि जब आप पहले के भी पेपर्स उठाते हो तो इनमें से आपको क्या है, अधिकतर प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। साइंस का हमने अलग से क्यों आपको बताया है और अच्छे से, क्योंकि साइंस आप जानते ही है यहाँ पर कि 25 नंबर की साइंस आ रही है, तो उसका सिलेबस का एनालिसिस भी उसी बेहतर तरीके से क्या है करना था। ठीक है, अब आप लोग जो लोग इस बार पेपर दे रहे हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है आप पेपर दे रहे हैं। जो लोग अब नई तरीके से तैयारी शुरू करेंगे, 22,000 की जो वैकेंसी नई आ रही है, तो कहते हैं कि किसी भी जंग को लड़ने के लिए तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है, क्योंकि तैयारी अगर आप अंतिम समय पे करोगे तो ये कंफर्म है कि उस जंग को जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि 10 फरवरी तक की डेट आई है, ग्रुप डी का जो ऑलरेडी वैकेंसी आई हुई है, जिसके पेपर चल रहे हैं 10 फरवरी तक रहेंगे, पर आप ये ना सोचें कि फरवरी तक तो पेपर नहीं होगा। आप ये भी मान के चलें कि पेपर अगर मई में जाके होगा, जून में जाके होगा, जुलाई में, पर मेरे को मानना है कि एक बहुत सही समय है, नया साल का समय है। ठीक है, नया संकल्प आपको लेना है कि इस बार हर हालत में गवर्नमेंट जॉब निकालनी है,
इस बार अपने आप को क्या है, सरकारी नौकरी पे कार्य करते हुए देखना है। इस साल का जब अंत हो, जब 31 दिसंबर 2026 आए, उससे पहले पहले कहीं ना कहीं हम लोगों को क्या है, गवर्नमेंट जॉब में रहना है। नौकरी ना भी मिले पर कम से कम 2026 तक हमें कंफर्म हो जाना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो गया है। भले ज्वाइनिंग आपकी बाद में आए, पर यह है कि 31 दिसंबर 2026 तक आपको पर्सनल लेवल पे ये पता होना चाहिए कि इस बार मैंने आपका सिलेक्शन ले लिया है। और 2026 को खत्म होने में 12 महीने हैं पूरे, क्योंकि नया साल अभी शुरू हुआ है। और मेरे को मानना है कि अगर आप अभी से तैयारी शुरू कर देंगे अच्छे से मन लगा के, तो मेरे को लगता है 12 महीने बहुत होते हैं, इस साल के अंत होते होते बहुत होते हैं अपने आप को कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पे देखते हुए। तो आप सब लोग ये जो सपना देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब का, इस सपने को थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस की तरफ से ये छोटा सा प्रयास है, जिसमें उत्कर्ष का विंटर सिलेक्शन ऑफर चल रहा है, जो आपका जल्द ही क्या है यहाँ पे समाप्त भी हो जाएगा। जिसमें आप लोगों को याद रखना है कि उत्कर्ष ऐप के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सब पे हम आपको 90% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, 500 रुपये तक का कैशबैक दे रहे हैं, और आपको क्या है 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी देखने को मिलेगी। साथ में याद रखें, जो बच्चे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको 10% का क्या है एक्स्ट्रा ऑफ दिया जाएगा अगर वो NY10 कोड लगाते हैं। कोई पुराना स्टूडेंट्स है जिसको अपने बैच की वैलिडिटी बढ़ानी है, तो वो भी वैलिडिटी एक्सटेंशन पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट क्या है प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूं किसकी, रेलवे ग्रुप डी की ही अगर बात की जाए, तो हमें शुरू के 4 बैचेस में बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लक्ष्य 5.2 बैच लेके आए हैं, जो आपकी ग्रुप डी की तैयारी में आगे भी 22,000 से ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। उसमें आपको जल्दी ही क्या है ये फायदा भी देगा। ये स्टैंडर्ड वाला बैच आप 500 में, प्राइम वाला आप 800 में परचेस कर सकते हैं। प्राइम में आपके लिए क्या खास रहेगा, हम आपको इसमें MCQ बैच भी देंगे, टेस्ट सीरीज भी देंगे, प्रिंटेड बुक्स देंगे, GS की 2nd एडिशन की और साइंस एंड टेक की 1 लाइनर की आपको 2 किताबों का सेट भी यहाँ पे पहुंचाया जाएगा। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे परफेक्ट समय है आपकी तैयारी शुरू करने का और अपनी तैयारी को एक सही दिशा देने का। तो जल्द से जल्द इस ऑफर का फायदा उठाएं और मैं आगे भी आपके सामने आता रहूंगा ऐसे ही बहुत सारी आपके इवेंट्स लेके, जो आपके आने वाले समय में सरकारी नौकरी की तैयारी करने में आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित रहेगा। मन लगा के पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।